नमस्ते दोस्तों, हिंदी की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। लोकप्रिय कथाकार मालती जोशी जी की कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी मेरे कत्ल में तुम्हारा हाथ था। तो शुरू करते हैं कहानी। खाना खाते हुए भैया ने पूछा, शाम को तुम्हारा कोई खास प्रोग्राम तो नहीं है? नहीं तो क्यों? सोच रहा था मेरे साथ बीना भाभी को देखने अस्पताल तुम भी चलती। क्यों, बीमार है क्या? और हों भी तो मैं नहीं सोचती कि मेरा जाना जरूरी है। हम लोगों के संबंध कभी भी मधुर नहीं थे। फिर भी शीतल, तुम्हें जाना चाहिए, भाभी ने कहा। वे सचमुच बहुत बीमार हैं। अगली बार आओ तो शायद उन्हें देख भी ना पाओ। यूं ही दिल में मलाल बना रहेगा। मलाल तो मुझे खैर क्या होना था, पर भैया की खातिर हाँ करनी पड़ी। प्रमोद भैया भले ही भैया के दोस्त थे, पर दोनों में सगे भाइयों जैसा प्यार था। प्रमोद भैया की शादी से पहले हम दोनों घरों में भी खूब अपनापन था, पर बीना भाभी के आगमन के साथ सब बदल गया। उनके खून के रिश्ते ही बिखर गए तो हमारी क्या बिसात थी। पर हाँ, भैया लोगों की दोस्ती वैसे ही बनी रही। बहुत बेबन से मैं भैया के साथ अस्पताल गई थी, पर वहाँ जाकर जो देखा उसके लिए मानसिक तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं थी। बीना भाभी तो बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही थी। एक समय अपने रूप के लिए, रौब-दाब के लिए, नफासत और आभिजात्य के लिए प्रसिद्ध महिला का कहीं अता पता न था। सामने पलंग पर उनकी छाया भर थी। भाभी, देखो आपसे मिलने कौन आया है, भैया ने अतिरिक्त उत्साह के साथ कहा। भाभी ने धीरे से आंखें खोली। मुझे पहचानने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा। फिर उनके श्रीहीन चेहरे पर परिचय की हल्की सी मुस्कान उभरी। क्षीण स्वर में बोली, ओहो, ननद रानी आई हैं। कैसी हो शीतल? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? मैंने एक बेतुका सा सवाल किया। देख तो रही हो, उन्होंने फीकी सी हंसी हंसकर कहा, और फिर आवाज़ दी, मोहित बेटे इधर तो आओ जरा। खिड़की के पास गुमसुम सा बैठा युवक पास आया। बुआ को प्रणाम करो बेटे, ये शीतल बुआ हैं, जया बुआ की सहेली हैं। उसने चुपचाप मुझे और भैया को प्रणाम किया। ये बड़ा वाला है? नहीं, रोहित तो कॉलेज गया है। उसकी एमबीए की क्लासेस शाम को लगती हैं। दिन में वो ड्यूटी देता है, तब इसका कॉलेज होता है। क्या कर रहे हो? मैंने मोहित से पूछा। जी, बीई इलेक्ट्रॉनिक्स। और बड़े ने क्या किया है? आईआईटी किया है, अब एमबीए कर रहा है। मेरे प्रश्नों का कोटा समाप्त हो गया था। दरअसल और बात करने के लिए कोई सूत्र ही नहीं मिल पा रहा था। जया मेरी सहेली थी, उसके हाल चाल पूछ सकती थी, पर दोनों ननद भौजाई में जो प्रेम था मैं जानती थी, इसलिए पूछते भी संकोच हो रहा था। वैसे भी अस्पताल में मेरा दम घुटने लगता है, मन भागू भागू करने लगता है। इसलिए जैसे ही भैया ने चलने का प्रस्ताव किया, मैं एकदम उठ खड़ी हुई। अच्छा भाभी, अब चलती हूँ, अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक तो अब क्या होना है, पर तुम आई, अच्छा लगा। लौटते हुए मैंने पूछा, भैया आखिर उन्हें हुआ क्या है? कैंसर, बोन कैंसर। पर कैंसर तो कहते हैं अब लाइलाज नहीं रहा। कहते तो सब ऐसा ही हैं। पिछले साल घुटने का ऑपरेशन भी हुआ था, तब बड़ी आशा बंध गई थी, पर इस साल वो सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है वो फैल गया है। वो तो बड़ा खतरनाक होता है, एकदम लास्ट वार्निंग ही समझिए। वही तो, प्रमोद बेचारा बड़ा परेशान है। बच्चों की ओर तो देखा नहीं जाता। डॉक्टर ने तो कह दिया है कि घर ले जाइए, जो कुछ होना है अपने घर में ही होने दीजिए। पर घर पर देखने वाला कौन है? कम से कम यहाँ समय पर दवा दारू तो हो जाती है। चाची जी कहाँ हैं? माया के पास हैं, और वे होती भी तो क्या कर लेती। ये सेवा टहल उनके बस की तो है नहीं। वैसे भी भाभी से उनकी कभी बनी नहीं। बहनें भी सब अपने अपने घरों की हैं। नर्सिंग होम में रखना मजबूरी हो गई है। बिल भरते समय भगवान याद आ जाते हैं। लेकिन बच्चे बड़े समझदार हैं। बड़े का मैनेजमेंट के लिए बेंगलोर में दाखिला हो गया था, पर वो नहीं गया। उसने कहा, इस समय मैं मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, एमबीए यहीं किसी कॉलेज से कर लूँगा। भैया और भी कुछ कहते रहे। दरअसल वे प्रमोद भैया के इतने निकट थे कि उनके हर दुख सुख को अपना ही समझते थे। मैं उनकी पीड़ा को उतनी ही शिद्दत से अनुभव नहीं कर पा रही थी, बल्कि मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। भैया के सामने तो कहने का साहस नहीं हुआ, पर घर आकर मैंने भाभी से कहा, भाभी, मौत सामने आकर खड़ी हो जाती है तो इंसान कितना बदल जाता है, एकदम ज़मीन पर आ जाता है। ऐसा क्यों कह रही हो? आज तो बीना भाभी मुझे ननद रानी कहकर बुला रही थीं। बेटे को बुलाकर प्रणाम भी कराया। कहाँ तो उन्हें मुझे ननद कहने पर भी ऐतराज़ था। वो पुरानी बात हो गई। पर भूलती तो नहीं है ना भाभी? आपको शायद मैंने नहीं बताया भी होगा। एक बार वे स्टाफ रूम में बैठी थी, दूसरे दिन राखी थी। मैं पूछने चली गई कि भाभी कल कितने बजे आना है।
उन्होंने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, जब तुम्हें फुर्सत हो आ जाना। और जैसे ही मैं कमरे से बाहर हुई अपनी सहकर्मियों से बोली, घर में 3 मौजूद हैं, फिर भी हमारे साहब का मन नहीं भरता। दोस्त की बहन से भी राखी बंधवाते हैं। इन्हें तो सिर्फ राखी बंधवानी होती है, पर नंदों को नेक देते देते मेरा तो दीवाला निकल जाता है। सच कहती हूँ, उस दिन के बाद से मैंने प्रमोद भैया को राखी बांधनी छोड़ दी। मज़े की बात यह है कि उन्होंने भी कभी इसरार नहीं किया। शायद घर से इंस्ट्रक्शन मिल गई थी। तुम्हारा कहना ठीक है बिन्नू, तुम्हें बुरा लगना भी स्वाभाविक है, पर अक्सर होता है कि हम एक ही पक्ष की बात जानकर अपनी राय बना लेते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है जिसे हम कभी नहीं देखते हैं। आपने देखा है? हाँ, इसीलिए तो जानती हूँ कि यह महिला सास नंदों से कितनी आक्रांत थी या है। वो क्या आक्रांत होंगी भाभी, बल्कि उनकी वजह से पूरा घर परेशान था। जया छाया ऐसे ऐसे किस्से सुनाती थी कि क्या बताऊं। जब आप शादी होकर आई थी ना, तो कुछ दिन तक मैं आपसे भी खौफ खाती थी, पर थैंक गॉड आप उन जैसी नहीं थी। मैं वही तो कह रही हूँ, तुमने वही सुना है जो तुम्हें जया छाया ने बताया है। भाभी की व्यथा से तुम्हारा परिचय कब हुआ? आपका हुआ है? पहले तो नहीं हुआ था, तब मैं भी तुम्ही लोगों की एक जमात में थी। उन्हें देखने से पहले मैंने उनके चर्चे सुन रखे थे, इसलिए मन में एक धारणा बन गई थी। उन्हें देखकर वो बदली नहीं बल्कि और दृढ़ हो गई। वे बहुत दूर की चीज़ लगती रहीं, सबसे अलग, सबसे कटी हुई। वैसी ही थी वो। हाँ, पर इस बीमारी में जब वे बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं, तब कई बार उनके पास बैठने का मौका मिला। धीरे धीरे उनके मन की गांठें खुलती गईं। तब पता चला कि उनके मन में कितनी पीड़ा है, व्यथा है, शिकायतें हैं। उन्हें समझने का किसी ने कभी प्रयास ही नहीं किया, प्रमोद भाई साहब ने भी नहीं। इसीलिए सबसे ज़्यादा शिकायत उन्हें पति से ही है। और शीतल, पति अगर साथ दे तो औरत दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकती है। लेकिन भाई साहब ने उनका साथ नहीं दिया, बल्कि उपेक्षा ही की। औरत सारी दुनिया की उपेक्षा सह सकती है, पर पति की उपेक्षा बहुत भारी पड़ती है। पति की सहानुभूति हो तो बड़े से बड़ा दुख भी छोटा लगता है, लेकिन अगर ये पता लग जाए कि अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी है, तो औरत का आक्रामक हो जाना स्वाभाविक है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? शायद। रात को भाभी के पास लेटे लेटे फिर वही चर्चा चल पड़ी। मैंने कहा, भाभी आप जो शाम को कह रही थी कि बीना भाभी ननदों से आक्रांत थीं और इसलिए मुझसे भी ठीक कभी पेश नहीं आई, तो बताओ ननदों ने ऐसा क्या सितम कर दिया? वे तो बेचारी हमेशा बिसूरती रहती थी कि हमारे पिताजी हमें दूसरों की दया पर छोड़कर चले गए। इमोशनल ब्लैकमेलिंग इसी को कहते हैं। इसी के चलते प्रमोद भाई साहब की शादी नहीं हो पा रही थी। माया दीदी की तो हो गई थी, पर उनकी अम्मा जी चाहती थी कि दोनों छोटी भी निपट जाएं, तब इसकी शादी हो। तो क्या बुढ़ापे में शादी करने का इरादा था? यही तो। वे सारे रिश्ते दरवाजों से ही लौटा देती थीं और भाई साहब बेचारे कुछ नहीं कह पाते थे। ये रिश्ता उनके ताऊ जी की मार्फत आया था। उन्होंने चाची जी को खूब फटकार लगाई। बोले, क्या पैसों का रोना लेकर बैठी हो? नौकरी वाली बहू आ रही है, अब ऐश करना। दोनों मिलकर तुम्हारा घर भर देंगे। खैर, मजबूरी में शादी तो करनी पड़ी, पर उनके मन में शुरू से ये बात बैठ गई कि ये हमारा हक छीनने आई है। माँ बेटियाँ जैसे एक मोर्चा खोलकर बैठ गईं। बीना भाभी को पहला झटका तब लगा जब वे लोग हनीमून से लौटे थे। जाते समय भाई साहब अलमारी की चाबियाँ अपनी अम्मा को सौंप गए थे। लौट कर आए तो पता लगा 2-3 साड़ियाँ गायब हैं। पूछने पर पता चला कि इस दरमियान लड़कियों को कई शादियों में जाना पड़ा, वही पहन कर गई थीं। इसमें नई बात क्या है भाभी? यह तो हर घर में होता है। कपड़ों के मामले में तो अक्सर लड़कियां भाभियों पर ही निर्भर रहती हैं। माओं के पास तो वैसी साड़ियां होती नहीं हैं। मैंने भी तो कई बार आपसे मांग कर पहनी है। मांग कर पहनी है ना, खुद तो नहीं निकाली कभी। बाप रे, खुद से निकालती तो माँ मेरे प्राण ही ले लेती। और बात केवल साड़ियों तक ही सीमित होती तो एक बात थी, वहाँ तो आए दिन ड्रेसिंग टेबल पर भी धावा बोला जाता था। कभी अमुक शेड की लिपस्टिक गायब होती तो कभी नेल पॉलिश, कभी आईलाइनर नहीं मिलता तो कभी फाउंडेशन नदारद होता। उस पर तुर्रा ये कि अम्मा जी डंके की चोट पर कहती कि हमारी लड़कियां ये सब चोचले नहीं करती। हमने तो कह दिया है कि भगवान ने जैसा बनाया है वैसा रहो, होंठ मुंह रंगने की जरूरत नहीं है। क्या बात करती हैं? हर फंक्शन में जया छाया ऐसी बन संवर कर आती थी कि मुझे कॉम्प्लेक्स हो जाता था। उस समय मेरे पास तो वो सब कुछ नहीं होता था ना। अरे वे लोग अपनी अम्मा से छुपा कर लगाती थीं, पर्स में डाल कर ले जाती थीं और सहेलियों के यहाँ बैठ कर श्रृंगार करती थीं। बाप रे, इतनी हिम्मत थी तो वो लोग हिम्मत वाली, इसमें कोई शक नहीं। पर उनकी वजह से बीना भाभी तो परेशान हो गईं। पति की नाराजगी के बावजूद उन्होंने अलमारी लॉक करना शुरू कर दिया, पर कमरा तो बंद नहीं कर सकती थी ना।
बड़े अरमानों से अपना ड्रेसिंग टेबल सजाया था उन्होंने, पर हार कर महंगे प्रसाधन ताले में डाल दिए। मेज पर बस रोजमर्रा की काम चलाऊ चीज़ें ही रखीं। इस बात की भी खूब आलोचना हुई। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि भाभी की अनुपस्थित में वे कमरे में जाती कैसे थीं। हमारी तो कभी हिम्मत नहीं पड़ी, माँ का सख्त आदेश था। तभी तो उस छोटे से घर में भी हमें प्राइवेसी मिल गई थी। हर औरत चाहती है कि घर में उसका एक छोटा सा कोना हो। इस चाहने में गलत क्या है? पर उन लोगों ने इस बात का इशू बना लिया था। अरे, वे लोग तो ऐसे ऐसे किस्से सुनाती थी कि मुझे तो भाभी शब्द से ही खौफ होने लगा था। आप जब शादी करके आई थी तो मैं कितने दिनों तक आपसे कटी कटी सी रहती थी, याद है? भाभी मेरी बात सुनकर हंस दी। यही तो होता है, इधर उधर की बातें सुनकर हम अपनी राय बना लेते हैं, जो अक्सर गलत होती है। अरे हाँ, तुम्हें कमरे का किस्सा तो सुनाया ही नहीं। कौन सा? बीना भाभी का कमरा तो पंचायती कमरा बन गया था। जया छाया वहाँ बैठकर कैरम खेलती, म्यूज़िक सुनती या पढ़ते पढ़ते बिस्तर पर ही सो जाती। कई बार बीना भाभी कॉलेज से लौटकर आराम करने को तरस जाती। एक बार तो गजब ही हो गया। कैसे? मैंने उत्सुकतावश पूछा। एक दिन वे कॉलेज से लौटी तो देखा भाई साहब सो रहे हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ। आज आप ऑफिस नहीं गए क्या? तबीयत तो ठीक है? यूँ कहते कहते वे भाई साहब का माथा छूने ही जा रही थीं कि लगा दरवाजे पर कोई है। देखा तो तीनों बहनें खड़ी मुस्कुरा रही हैं। तीनों? हाँ, माया दीदी भी उन दिनों आई हुई थीं। भाभी को उन लोगों की यह हरकत बड़ी नागवार गुजरी, पर अपने को जब्त कर उन्होंने पूछा, मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ? और जैसे ही दरवाज़ा बंद करने को हुई, माया दीदी आंख मटका कर बोली, भाभी दरवाज़ा बंद तो कर रही हो, पर बच के रहना, भीतर तुम्हारे नंदोई लेटे हैं। क्या बात करती हैं? तुम्हें भी आश्चर्य हो रहा है ना शीतल? सोचो भाभी की क्या दशा हुई होगी। वे तो सन्न रह गईं। बड़ी मुश्किल से इतना ही कह पाईं, नंदोई? ये कब आए? इस पर माया दीदी ने कहा, आज सुबह ही तो आए हैं। रात भर के जगह हैं, उन्हें आराम कर लेने दो, कपड़े बाद में बदल लेना। भाभी बोली, बेशक आराम करें, पर मेरे कमरे में क्यों? इतना सुनना था कि अम्मा जी एकदम फट पड़ी। तो जमाई को कहाँ सुलाएं? बैठक में? या हम अपने बगल में लेकर लेटें? घर का सबसे अच्छा कमरा तो तुमने हथिया लिया है। अब मेहमान कहाँ उठेंगे बैठेंगे? रसोई में? खूब चकचक हुई। माया दीदी बहुत रोई कि मेरे पति का अपमान हो गया है। उस गुस्से में उन्होंने साल भर तक इधर का रुख नहीं किया। भाई साहब अलग नाराज हुए कि तुमने बात का बतंगड़ बना दिया। माँ बहन के प्रेम में वे इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें कोई बात उनकी गलत ही नहीं लगती थी। मैं तो सुनकर स्तब्ध रह गई। इस तरह के माहौल में कोई कैसे रह सकता है? छोटे घरों में भी मेहमान को एडजस्ट किया जाता है, पर उसका भी एक तरीका होता है। आमतौर पर लोग नव दंपति को डिस्टर्ब नहीं करते। हर रिश्ते की एक गरिमा होती है, मर्यादा होती है, उसका पालन जरूरी होता है। भाभी ठीक कह रही थी कि हम लोग सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं और राय बना लेते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। जो लोग अपने दुखों का ढिंढोरा पीटते हैं, सहानुभूति बटोर लेते हैं, पर जो लोग चुपचाप सहन करते जाते हैं, वे गलतफहमी का शिकार होते हैं। बीना भाभी ने शायद सहने की हद कर दी थी, जिसे मन तो झेल गया पर शरीर नहीं झेल पाया। दोपहर में भाभी ने एकाएक पूछा, आज किसी सहेली क्या मिलने नहीं जाओगी? किसके यहाँ जाऊँ भाभी, यहाँ हैं ही कितनी। जो 3 यहाँ ब्याही हैं उनके यहाँ तो हो आई हूँ, बाकी सब तो मेरी तरह बाहर ही हैं। पिक्चर जाओगी? पड़ोस की सुषमा से पूछती हूँ। पिक्चर देखनी होगी तो तुम्हारे साथ जाऊँगी, सुषमा को बोर नहीं करूँगी। चलो भाभी, आज यही करते हैं। भैया तो कल 9 बजे तक आएंगे ना। आज हम मस्ती करते हैं, पिक्चर देखेंगे, फिर कहीं खाना खाएंगे और देर रात तक लौटेंगे। मेरा उत्साह जैसे फूटा पड़ रहा था। इसी बहाने मैं भाभी को ट्रीट देना चाहती थी। भैया के सामने ये संभव ही नहीं था, पर उत्साह का लेश मात्र भी उनके चेहरे पर नहीं दिखा, बल्कि वो थोड़ी असमंजस में ही लगीं। क्या बात है भाभी, एनी प्रॉब्लम? वे संकोच में भरकर बोली, सोच रही थी एक बार नर्सिंग होम हो आती। 2-4 दिन से गई भी नहीं हूँ। कल तुम जा रही हो, इसलिए कल भी जाना नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही थी? नहीं रे, सोचा घर में अकेली बोर हो जाओगी, आज तुम्हारे भैया भी नहीं है ना। अच्छा, अगर मैं साथ चलूँ तो कोई हर्ज है? चलोगी? उन्होंने हुलस कर कहा। तब तो बड़ी अच्छी बात है, अकेले जाते वैसे भी अच्छा नहीं लगता। पर उस दिन तुम बड़े बेमन से गई थी, इसलिए पूछते संकोच हो रहा था। उस दिन प्रमोद भैया से भी मुलाकात हो गई। बड़े थके थके से लगे, पर मुझे देखकर खुश हुए। उनके साथ एक सुदर्शन युवक था। मैंने पूछा, ये रोहित है? नहीं, ये माया का बेटा है, सुनील। प्रणाम करो बेटे, ये तुम्हारी शीतल मौसी हैं। ये माया का बेटा है? पता है, बचपन में हम इसे गोलू कहते थे। खूब गोल मटोल था ना। अब तो इसके यहाँ भी एक गोलू आने वाला है। अरे, इसकी शादी भी हो गई। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं।
बच्चों को देखकर ही पता चलता है कि हम कितने बूढ़े हो गए हैं, प्रमोद भैया ने कहा। सुनील ने बेसब्र निगाह घड़ी पर डाली और बीना भाभी से बोला, अच्छा मामी, मैं चलता हूँ, आप जल्दी से ठीक हो जाइएगा, अगली मुलाकात घर पर ही होगी। अच्छा बेटे, उन्होंने क्षीण मुस्कान के साथ कहा। अपने मम्मी पापा से नमस्ते कहना, नानी जी से मेरा प्रणाम कहना और बहू को मेरा प्यार देना। जी। और हम सबको प्रणाम कर वो बाहर निकल गया। प्रमोद भैया बोले, अभी तो तुम लोग हो ना यहाँ, मैं इसे छोड़कर अभी आता हूँ। उनके जाते ही भाभी ने पूछा, नानी जी क्या अभी वहीं जमी हुई हैं? मैं तो सोच रही थी सुनील उन्हें छोड़ने आया है। छोड़ने तो नहीं आया, पर कह रहा था कि मामा इन्हें जल्दी बुला लो, बहुत कलेश कर रही हैं, सब लोग त्रस्त हो गए हैं। मतलब वही पुरानी आदत, कहीं सास बहू में लगाई बुझाई करती हैं, कभी माया को पति के खिलाफ भड़काती हैं, तो कभी बाप बेटे में अनबन करा देती हैं। छी, चाची जी को कम से कम बेटी के यहाँ तो संयम बरतना चाहिए। कहा ना छोटी, आदत से लाचार हैं वे। हम दोनों में तो लड़ाई कराती ही रहती थी, पर उन्होंने मेरे बच्चों को भी नहीं बख्शा। वो तो मैं सतर्क थी और बच्चे समझदार थे, नहीं तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते। बोलते बोलते वे हाँफ गई थीं। थोड़ी सांस भरकर बोली, इतने दिन तक तो माया हमें उपदेश पिलाती थी, पर अब जब खुद पर पड़ी है तो उसे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी उन्हें यहाँ आ जाना चाहिए, मैंने कहा। घर पर कोई देखने वाला तो है नहीं, बेचारे बच्चे अभी पढ़ाई करेंगे कि घर देखेंगे। अरे वो नहीं है, यही अच्छा है, कम से कम लोग चैन से तो जी रहे हैं। आकर कौन सा तीर मार लेंगी, काम धाम तो उनसे कुछ होता है नहीं, जबान जरूर कैंची की तरह चलाती रहती हैं। मेरा कलेजा तो पहले ही छलनी कर चुकी हैं, अब और सहने की ताकत नहीं है। वे थोड़ी देर चुप रहीं, फिर भीगी सी आवाज़ में बोली, आजकल उन्होंने नया ही राग अलापना शुरू किया है। कहती हैं मुझे और मेरी बेटियों को जो दुख दिया है ना, वही सामने आ रहा है। कहते कहते उनकी आवाज़ भर्रा गई और आंखें छलछला आईं। मैं और भाभी दोनों स्तब्ध रह गए। छी, ऐसे भी कोई बोलता है? हारी बीमारी किसे नहीं होती? भाभी निःशब्द सांत्वना में उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरने लगीं। मैंने उनके दोनों हाथ सहलाते हुए कहा, आप तो उनका स्वभाव जानती हैं, फिर क्यों उनकी बातों को दिल पर लेती हैं? क्या करूं रे, उन्होंने उसास भरकर कहा। शरीर के साथ साथ अब मन भी कमज़ोर हो चला है। उसी समय एक युवक ने कमरे में प्रवेश किया और वहाँ का दृश्य देखकर ठिठक गया। वो रोहित था। बेचारा एकदम घबरा गया। बोला, क्या बात है मम्मी, बहुत तकलीफ़ हो रही है, सिस्टर को बुलाऊं? उन्होंने इशारे से मना कर दिया तो वो हम लोगों की ओर देखने लगा। मैंने कहा, कुछ नहीं बेटा, हम लोग ज़रा पुरानी यादों में खो गए थे तो उदास हो गए। फिर भाभी ने परिचय कराया, ये तुम्हारी शीतल बुआ हैं, पहचाना? उसने मुझे एक रस्मी सा नमस्कार किया और माँ से पूछा, पापा कहाँ हैं? उसके स्वर से साफ जाहिर था कि इस समय पापा की अनुपस्थित उसे अच्छी नहीं लगी है। वे सुनील को छोड़ने गए हैं, बीना भाभी ने बताया। उन्हें छोड़ने जाने की क्या ज़रूरत थी? सुनील भैया क्या छोटे बच्चे हैं? पापा भी कमाल करते हैं। अब वो बेचारा इतनी दूर से मुझे देखने आया था तो? उसका स्वर एकदम तल्ख था। पापा को पता है कि आज मोहित का सबमिशन है और उसे देर होगी, पर अभी तक घर नहीं लौटा है। मेरा प्रोफेसर गुप्ता के पास अपॉइंटमेंट था, वो तो आपकी दवाइयाँ देनी थी इसलिए यहाँ आया हूँ, नहीं तो मैं सीधे क्लास ही चला जाता। अच्छा ही हुआ जो यहाँ आ गया, पापा के भरोसे रहता तो आनंद ही था। उसके हर शब्द से जैसे रोष फूटा पड़ रहा था। भाभी ने शांत करते हुए कहा, रोहित बेटे, तुम्हारे पापा तो नहीं जा रहे थे, मैंने ही उनसे कहा कि वे हो आएँ, हम लोग तो यहाँ हैं ही। और बेटे, तुम भी निश्चिंत होकर अपनी क्लास अटेंड करो, आज हमें घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे चाचा जी टूर पर गए हैं, घर में आज हमारा ही राज है। रोहित ने एक बार अपनी माँ की ओर देखा। जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बोला, तो मैं चलता हूँ, पर आप ज़्यादा बात नहीं करेंगी, सिर्फ सुनेंगी, प्रॉमिस? प्रॉमिस, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। रोहित आश्वस्त होकर चला गया तो बोली, पागल हमेशा मुझे बोलने के लिए मना करता है। अरे मैं बोलूँगी नहीं तो मेरी छाती फट नहीं जाएगी? इतना दुख कलेजे पर लाद कर तो मैं चैन से मर भी नहीं पाऊँगी। भाभी ने बात बदलने की गरज से कहा, रोहित बहुत जल्दी ऑफ हो जाता है ना, कमज़ोर है ना, इसलिए जल्दी गुस्सा हो जाता है। मैंने कहा, मैं अभी यही कहने वाली थी कि आपके बड़े मियाँ छोटे लगते हैं, अगर दोनों को कोई साथ देख ले तो मोहित को ही बड़ा भाई समझेगा। मोहित को मैंने पाला है, रोहित बेचारा दादी और बुआ लोगों की दया पर पला है, फ़र्क तो होगा ही। मतलब मैं समझा दूंगी, अब आप बिल्कुल नहीं बोलेंगी, भाभी ने बिना भाभी को चुप कराते हुए कहा। बात यह है शीतल कि रोहित बेचारा जन्म से ही, बल्कि जन्म के पहले से ही लापरवाही का शिकार रहा है। कैसे? मतलब पहले उसकी माँ की देखभाल ठीक से नहीं हुई, बाद में बच्चे की देखभाल भी ढंग से ना हो सकी, इसका असर तो होगा ही ना।
बीना भाभी चुप नहीं रह सकी, बोली, मुझे कितनी तकलीफ़ होती थी क्या बताऊं। एक बूंद पानी भी पेट में ठहरना मुहाल था। घर में सास थीं, ननदें थीं, पर किसी को सहानुभूति नहीं थी। मेरी हर तकलीफ़ को नखरा ही कहा गया। ननदें तो खैर उस समय लड़कियां थीं, पर सास तो खासी अनुभवी थीं। उनका तो एक ही राग था, हमारे भी बच्चे हुए हैं, हमने तो कभी ऐसे चौंचले नहीं किए, हमने तो कभी बेड रेस्ट नहीं लिया। कभी कभी तो उनके बेटे को भी लगने लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखा रही हूँ। शुरू के दिनों में तो सबको तकलीफ़ होती है, लोग भूल जाते हैं, वो बात अलग है। अरे मुझसे किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता था, जरा सी महक से उबकाई आती थी, पर शाम को रसोई मेरे जिम्मे थी तो मुझे बनानी ही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें मिश्रानी के लिए राजी किया था। गनीमत थी कि मिश्रानी टिक गई, नहीं तो आया लोगों जैसा हाल होता। कैसा हाल, मैंने पूछा। छोटी से ही पूछ लो, बीना भाभी शायद थक गई थी। फिर भाभी ने कमान संभाल ली। अरे पहले तो आया रखने ही ना दें, हमें क्या बच्चे पालना नहीं आता, हमने क्या नौकरों के भरोसे बच्चे पाले हैं। 2 महीने तक तो ठीक रहा, ये घर में थी, पर जैसे ही इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया बच्चे की दुर्दशा शुरू हो गई। ये कॉलेज से लौटकर देखती कि बच्चा गीले में सो रहा है, दूध की बोतल झूले में ही पड़ी है, कभी दूध बोतल में रखे रखे ही फट जाता, कभी उसका समय निकल जाता। दवाइयाँ तो समय पर कभी दी ही नहीं गईं। गुस्सा भी आता, पर सास को कोई क्या कहे। फिर मैंने जिद करके आया रखी। बीना भाभी बोली, पर स्थित ज्यों की त्यों, उससे दूसरे 100 काम कराए जाते। आया को मैंने एक बार डांटा तो बोली, माताजी हमें दूसरे कामों में उलझा देती हैं, हम क्या करें, आप कहो तो मना कर दें। और उसने सचमुच एक दिन मना कर दिया। बाप रे क्या हंगामा हुआ, मेरी भी पेशी हुई, आखिर उसे निकालना ही पड़ा। फिर तो एक सिलसिला ही शुरू हो गया। हर 2 महीने में नहीं आया, कभी उसकी बदतमीजी की शिकायत होती, कभी उस पर चोरी का आरोप लगाया जाता। घर की बड़ी थी अम्मा जी, सो उनकी बात पर भरोसा ना भी हो तो मान तो रखना ही पड़ता था। 5 सालों में मेरे यहाँ 25 आया काम कर चुकी हैं। क्या बात करती हैं, फिर बच्चा उन लोगों से हिल मिल कैसे पाता होगा। हिलता मिलता कहाँ से, वो तो रोज़ नए चेहरे देखकर बिदकता था। दिन भर दादी या बुआ की गोद में चढ़ा रहता। उन्हें कहने को हो जाता कि तनख्वाह तो आया लेती है और टांगना हमें पड़ता है। चिड़चिड़ा और रोतला हो गया था रोहित। उसे चुप कराने के लिए हाथ में कुछ भी पकड़ा दिया जाता, जिससे उसका पेट खराब हो जाता। जुकाम तो कभी ठीक होता ही नहीं था। ऐसे में आपका नौकरी करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। अरे मैं तो बार बार कहती थी कि मुझे नौकरी छोड़ने दो, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा, पर ये हर बार हाथ जोड़ लेते, कहते कि मेरी बहनों की शादी हो जाने दो, फिर चाहे दूसरे दिन घर बैठ जाना। और आपने वही किया। बिल्कुल 6-6 महीने के अंतराल में जया छाया की शादियां हुई थीं। मैंने जया की शादी के तुरंत बाद इस्तीफ़ा दे दिया। जया की शादी में तो मैं आई ही भी थी, मैंने कहा। फिर कुछ दिन बाद माँ के पास रही भी थी, पर आपके इस्तीफ़ा की चर्चा चली तो चाची जी ने माँ से पता है क्या कहा था। इतने दिन तक घर में 2-2 नौकरानियाँ थीं, इसलिए गाड़ी चल रही थी, अब किसके भरोसे करेगी नौकरी। उनका आशय जया और छाया से था। हाँ, उन्होंने तो यही प्रचारित किया था, लेकिन ये बहुत नाराज़ हुए। बोले, तुमसे इतना भी सब्र नहीं हुआ, देख तो रही हो गले तक कर्ज में डूबा हुआ हूँ। पर मैंने परवाह नहीं की, कह दिया कि तुमने अपनी बहनें ब्याह लीं, अब मुझे अपने बच्चे पालने दो। उस समय तक मोहित की भी आहट मिल चुकी थी। बस तय कर लिया था कि जब तक छोटा 10 साल का नहीं हो जाता मैं घर नहीं छोड़ूंगी। भाभी बोली, शीतल, इन 10 सालों में इन्होंने कितनी मेहनत की है, तुम देखती तो आश्चर्य करती। सुबह से शाम तक ट्यूशन करती थीं, रात रात भर जाग कर गाइड बुक्स लिखती थीं, नौकरी से ज़्यादा मेहनत कर रही थीं। क्या करती छोटी, खर्च तो किसी तरह पूरा करना ही था ना। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि मैं घर पर थी। जिस समय मेरे बच्चों को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं उनके पास थी। नौकरी की मुझे चिंता नहीं थी, जानती थी कि जब करना चाहूँगी मुझे मिल ही जाएगी। गली गली में तो कॉलेज खुल गए हैं। चलिए, आपका श्रम सार्थक हो गया, बच्चे आपके लायक निकल गए। हाँ, लेकिन शरीर तो जवाब दे गया ना। कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनकर हम लोग चुप हो गए। प्रमोद भैया लौट आए थे। उन्हें देखते ही हम लोग उठ खड़े हुए। अब अपना चार्ज संभालिए, हम लोग चलते हैं। कल जा रही हो, उन्होंने पूछा। हाँ, इसीलिए तो मिलने चली आई। अच्छा किया, भाभी बोली। अगली बार आओ तो शायद मुलाकात ना होगी। क्यों, आप कहाँ जा रही हैं, और ऐसे कैसे चली जाएंगी? बेटों की शादी नहीं करेंगी? और मेरा नेक नहीं भूलना, हाँ मैं वसूल करने आऊँगी। चलो ऐसा ही सही, भाभी हंस दी, बड़ी करुण उदास फीकी हंसी। मेरा मन ममता से भर आया। उस क्षण मैंने अंतर्मन से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस औरत को तूने अपार कष्ट दिए हैं, शारीरिक भी मानसिक भी, कुछ तो सुख के पल इसकी झोली में डाल।
इसका हक बनता है। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी मेरे कत्ल में तुम्हारा हाथ था। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल की संकलित कहानियाँ और मेरी प्रस्तुति दोनों ही अगर आपको ठीक लगती हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।